हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हम लोग ने चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल देख रहे थे, तो आज हम लोग उसी का कंटिन्यूएशन देखें। तो कल मैंने जस्ट एक ब्रश अप करवा देती हूँ। कल जो हम लोग पढ़े थे, कल हम लोग फॉलिकुलर फेज पढ़े थे। तो फॉलिकुलर फेज में मैंने बताया था कि फॉलिकुलर फेज कैसे डेवलप होता है। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, इमैच्योर फॉलिकल मैच्योर में कन्वर्ट होते हैं, इमैच्योर मैच्योर में, और मैच्योर को ही क्या कहा गया था, ग्रेफियन फॉलिकल। और यही ग्रेफियन फॉलिकल अगर रप्चर होता है तो ओव्यूलेशन कॉज करता है, और जो ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होता है ओव्यूलेशन कॉज करता है विद द हेल्प ऑफ एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के थ्रू ओव्यूलेशन होता है। तो ये हम लोग ने देखा था फॉलिकुलर फेज में। अब नेक्स्ट आज हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट फेज इज ल्यूटियल फेज। मैंने ओवरी ओवरी में बताया था फॉलिकुलर फेज होता है, ल्यूटियल फॉलिकुलर फेज होता है, एक ल्यूटियल फेज होता है जिसको पोस्ट ओव्यूलेटरी बोलते हैं, और एक ओव्यूलेटरी फेज होता है। तो ओव्यूलेटरी फेज और फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि ओव्यूलेशन कैसे कॉज करता है, जो ओवम का लाइफ स्पान होता है, जैसे ये ओव्यूलेशन कॉज किया तो रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, जैसे मैंने बताया था कल कि 23 क्रोमोसोम्स रिलीज होंगे, प्लस ओवम का लाइफ स्पान। क्वेश्चन पूछा जाता है लाइफ स्पान ऑफ ओवम। ओवम लाइफ स्पान, ओवम का लाइफ स्पान कितना होता है, तो ओवम का लाइफ स्पान होता है 12 to 24 आवर्स, 12 to 24 आवर्स। और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 12 to 36 आवर्स इसका मैक्सिमम लाइफ स्पान होता है। तो दिस इज द ओवम लाइफ स्पान। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग ल्यूटियल फेज। नेक्स्ट फेज इज ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज को ही क्या कहा जाता है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ल्यूटियल फेज को ही कहा जाता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है, ल्यूटियल फेज जिसको बोल रहे हैं, ल्यूटियल फेज कितने से कितने दिन तक का होता है, 15 to 28 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 15 to 28 days of menstrual cycle। सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग ल्यूटियल फेज कहते हैं। सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम लोग ल्यूटियल फेज बोलते हैं, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। कहाँ से फॉर्मेशन होता है, जो फॉलिकल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जो फॉलिकल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, येलो कलर की बॉडी होती है, वो अगर रप्चर होते हैं तब कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है। ये रप्चर कब होती है, जब हम लोग का एंडोमेट्रियल लेयर शेड ऑफ होता है। एंडोमेट्रियल लेयर शेड ऑफ होता है ब्लीडिंग फेज में, जब मेंस्ट्रुएशन आता है, मेंस्ट्रुएशन आता है देन ओव्यूलेशन होता है 14th डे में। 14th डे के बाद क्या होता है, जो फॉलिकल रप्चर्ड हुए थे उन्हीं फॉलिकल में से फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है। तो होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से फॉर्म होता है, फ्रॉम रप्चर्ड पीसेस ऑफ फॉलिकल्स, फ्रॉम रप्चर्ड पीसेस ऑफ फॉलिकल्स, जो कौन से कलर का होता है, येलो कलर बॉडी का होता है, येलो कलर बॉडी का होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, हार्मोन को रिलीज करता है, रिलीज ऑफ हार्मोन्स, रिलीज ऑफ हार्मोन्स। नेक्स्ट होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन इसमें लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है, पर लेस क्वांटिटी एस्ट्रोजन का होता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, large quantity of progesterone and small quantity of estrogen, and small quantity of estrogen. This is the function of corpus luteum. अब नेक्स्ट देखते हैं फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम या फ्यूचर। कॉर्पस ल्यूटियम फ्यूचर में कैसे एक्ट करता है, फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, या फिर बोल सकते हैं फ्यूचर।
तो इसमें क्या होता है, दो कंडीशन होंगी, एक फर्टिलाइजेशन ऑकर नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर हो जाएगा 26 टू 28 डेज में, जो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस में, जिसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम हेमरेजिकम भी कहते हैं, जो रेड कलर का होता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकन्स में कन्वर्ट होता है व्हाइट कलर का, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग ल्यूटियोलाइसिस कहते हैं। ये कब का प्रोसेस होता है, जब फर्टिलाइजेशन ऑकर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब की सिचुएशन में क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम ये डिसअपियर हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर बिटवीन 26 टू 28 डेज, ये डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर होने के बाद क्या होता है, कन्वर्ट, ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस, ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस में कन्वर्ट होता है। इसी का दूसरा नाम है कॉर्पस ल्यूटियम हेमरेजिकम, कॉर्पस ल्यूटियम हेमरेजिकम, जो कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ये रेड कलर का होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकन्स, ये कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकन्स में, एल्बिकन्स या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कैंडिकन्स में, कैंडिकन्स। ये कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को, जो ये कन्वर्जन हो रहा है, कब हो रहा है, जब फर्टिलाइजेशन ऑकर नहीं हुआ है। अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम सबसे पहले डिसअपियर हो जाएगा 26 टू 28 डेज में, फिर होता है कन्वर्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअलिस में, जिसको हम लोग हेमरेजिकम बोलते हैं, रेड कलर, ये रेड कलर कन्वर्ट होता है व्हाइट कलर में, फिर ये व्हाइट कलर के प्रोसेस, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ल्यूटियोलाइसिस, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, ल्यूटियोलाइसिस। तो ये फर्टिलाइजेशन मतलब कॉर्पस ल्यूटियम का फ्यूचर हमने देखे, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर हो जाएगा 26 से 28 दिन में, कन्वर्ट होता है मेंस्ट्रुअलिस हेमरेजिकम में, रेड कलर कन्वर्ट होता है व्हाइट कलर में, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ल्यूटियोलाइसिस। नेक्स्ट आप बात करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर होता है तब क्या होता है, इफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम वेरम में, कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम वेरम में। ठीक है, ये जो रहता है कॉर्पस ल्यूटियम वेरम जब कन्वर्ट होता है, ये कंटिन्यू 3 मंथ तक होता है, जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो गया। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन क्या होगा, जब एचसीजी का फॉर्मेशन, एचसीजी का फॉर्मेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू रहेगा। तो ये कब तक रहेगा, कंटिन्यू फॉर 3 months till continue for 3 months till formation of placenta, या फिर इसको हम कह सकते हैं HCG, प्लासेंटा का फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है HCG। ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है। HCG हेल्प टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर बायोलॉजिकल, ये जो फंक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं मेजर बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ HCG, मेजर बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ HCG। HCG कहाँ से सिक्रेट होता है, HCG की बात करें तो HCG secreted by syncytotrophoblast, 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 secreted by syncyt
सिक्रेटेड बाय सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट। तो ये फर्टिलाइजेशन दो स्टेजेस हमने देखे, एक तो फर्टिलाइजेशन ऑकर हो गया और एक फर्टिलाइजेशन ऑकर नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर हो जाएगी, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू करेगी 3 मंथ तक, जब तक प्लेसेंटा का डेवलपमेंट नहीं हो जाता। दिस इज ऑल अबाउट आवर ओवेरियन चेंजेस। अब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट यूट्राइन चेंजेस। दो चेंजेस हमने बताई थी, एक ओवेरियन चेंजेस और दूसरा यूट्राइन चेंजेस। तो ओवेरियन चेंजेस मैंने बता दी, अब है यूट्राइन चेंजेस। यूट्राइन चेंजेस में कौन कौन से फेज हैं? फर्स्ट होता है ब्लीडिंग फेज। यूट्राइन चेंजेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्लीडिंग फेज। नेक्स्ट होता है प्रोलिफरेटिव फेज, और थर्ड होता है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज कब से कब तक का होता है? 1 to 7 डेज का होता है ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज को ही और क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज। ब्लीडिंग फेज को ही कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, या फिर मेंसेस, या फिर पीरियड्स, या फिर कैटामेनिया। दिस इज द अदर नेम ऑफ ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज की ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन होता है इसका 2 to 7 डेज। 2 to 7 डेज, मोस्टली 3 to 5 डेज। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि ब्लीडिंग फेज अगर होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे डिसअपियर होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन आगे चलकर इस्चीमिया, हाइपोक्सिया का कॉज करेगा, जिसके कारण से क्या होता है? एंडोमेट्रियल सेल में नेक्रोसिस देखने को मिलती है। तो एंडोमेट्रियल लेयर शेड ऑफ होगी, यूट्रल साइनस ओपन हो जाएंगे, देन ब्लीडिंग होगा। और जब कलेक्शन ऑफ ब्लड, पूरी तरह से ब्लड का कलेक्शन डेड सेल्स में आता है, तब एक मैसेज ट्रांसफर होता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को मैसेज ट्रांसफर होता है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? पिट्यूटरी को तुरंत एक्टिवेट करेगा। तुरंत एक्टिवेट करेगा किस चीज के लिए? कि तुरंत ऑक्सीटोसिन को रिलीज करे। ऑक्सीटोसिन कहाँ पर एक्ट करेगा? मायोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम क्या करता है? यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्शन करेगा। यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्शन, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सपल्शन ऑफ ब्लड होगा। किसके थ्रू? वजाइना के थ्रू होगा एक्सपल्शन ऑफ ब्लड। तो यूट्राइन चेंजेस में क्या होता है? सिर्फ एक साइकिल की तरह याद रखना है। फर्टिलाइजेशन, देखो मान लो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है तब की सिचुएशन में क्या होगा? दो चीजें कम होगी, डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन और डिक्रीज ईस्ट्रोजन। ये दोनों के कारण क्या होंगे? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। अब जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियल लेयर की शेड ऑफ होगी। एंडोमेट्रियल लेयर शेड ऑफ होगा। तो एंडोमेट्रियल लेयर जब शेड ऑफ होगा तो यूट्रस के जितने साइनसेस हैं, यूट्रल साइनसेस होती है, वो क्या हो जाएंगी? ओपन हो जाएगी। यूट्राइन साइनसेस ओपन हो जाएगी तो ब्लीडिंग होगा। अब ब्लीडिंग होगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगा तो सबसे पहले सिग्नल किसको जाएगा? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करेगा? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी को क्या स्टिमुलेट करेगा? ऑक्सीटोसिन को रिलीज करे। ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज होगा तो ये कहाँ जाकर एक्ट करेगी? मायोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम में क्या होगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। वही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा? ब्लड को एक्सपेल आउट करेगा। कहाँ से? वजाइना के थ्रू। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लीडिंग फेज। इसको हम लोग रे डायग्राम में लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट होगा नो फर्टिलाइजेशन। नो फर्टिलाइजेशन, कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर। कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर होगा, जिसके कारण से डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन डिक्रीज होगा तो क्या होगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन।
वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या कॉज करता है? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मीन्स सेल डेथ। सेल डेथ। तो कहाँ की सेल और कहाँ की एंडोमेट्रियल लेयर शेड ऑफ होगी? एंडोमेट्रियल लेयर शेड ऑफ होगी। एंडोमेट्रियल सेल्स शेड ऑफ। जैसे ही एंडो यहाँ का कंटिन्यूएशन में इधर लिख रही हूँ, एंडोमेट्रियल लेयर शेड ऑफ होगी तो क्या होगा? यूट्राइन साइनस ओपन होगा। यूट्राइन साइनस जैसे ही ओपन होगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग बाहर आएगा। अब जब ब्लीडिंग हो रहा है तो कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का कलेक्शन कहाँ होगा? डेड सेल्स में। कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड डेड सेल्स इन यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी में ब्लड का कलेक्शन हो गया। अब यूट्राइन कैविटी में ब्लड का कलेक्शन हो गया, मैसेज ट्रांसफर किसको जाएगा? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करेगा? पिट्यूटरी को। स्टिमुलेट किसको करेगा? पिट्यूटरी को। अब पिट्यूटरी क्या करेगी? पिट्यूटरी क्या करेगी? रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन को फटाफट रिलीज करेगी। ऑक्सीटोसिन कहाँ जाके एक्ट करेगा? मायोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम में एक्ट करेगा तो मायोमेट्रियम क्या करेगी? यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जितना ज्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपल्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का एक्सपल्शन होगा। एक्सपल्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का एक्सपल्शन कहाँ से होगा? वजाइना के थ्रू। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लो रेट, फ्लो चार्ट ऑफ यूट्राइन चेंजेस। यूट्राइन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहला हम लोग ब्लीडिंग फेज देखें। तो ब्लीडिंग किस तरीके से होती है? इस तरीके से हम लोग देखे हैं। तो जब एंडोमेट्रियल लेयर शेड ऑफ हो जाती है तो इस स्टेज के एंड में थिकनेस होती है एंडोमेट्रियम की 1 to 2 mm। इसकी थिकनेस हो जाती है एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम की लेयर जब पूरी तरह से खत्म हो जाता है ये स्टेज, उसके बाद इसकी थिकनेस हो जाती है 1 to 2 mm। एंडोमेट्रियम की लेयर की थिकनेस कितनी हो जाती है? 1 to 2 mm। सो दिस इज ऑल अबाउट कौन सा ये फेज हुआ? ब्लीडिंग फेज। कि ब्लीडिंग कैसे होती है, ठीक है, मतलब कौन से हॉर्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं, कहाँ से सिग्नल मिलता है और ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज को हम लोग बोलते हैं डिवाइडेशन फेज। इट इज डिवाइडेशन फेज। इसमें क्या होता है? एंडोमेट्रियल सेल्स जो होते हैं ये डिवीजन लेते हैं। डिवीजन मतलब जो एंडोमेट्रियल सेल का नंबर बढ़ जाता है। नंबर बढ़ता है क्यों? ईस्ट्रोजन के प्रेजेंस के कारण। ईस्ट्रोजन के कारण एंडोमेट्रियल लेयर का एंडोमेट्रियम सेल्स का नंबर बढ़ जाता है, जिसको हम लोग हाइपरप्लेसिया कहते हैं। तो इस फेज के बाद जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है वो और बढ़ जाती है, 5 to 6 mm हो जाती है। तो इसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ एंडोमेट्रियल सेल्स। इसमें नंबर ऑफ एंडोमेट्रियल सेल्स इंक्रीज। इसमें नंबर बढ़ता है। अगर नंबर बढ़ता है तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया। ये हाइपरप्लेसिया क्यों हो रहा है? ईस्ट्रोजन के कारण, ड्यू टू ईस्ट्रोजन। अब एट द एंड ऑफ दिस फेज के एंड में एंडोमेट्रियम की थिकनेस हो जाती है। इस फेज के एंड में एंडोमेट्रियम की थिकनेस हो जाती है। एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है 5 to 6 mm। ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है एट द एंड ऑफ दिस फेज। पिछले वाले फेज जब एंड हो रहा था ब्लीडिंग फेज, उसकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी थी? 1 to 2 mm इसकी थी। और अभी जो है, अभी ये वाले फेज में प्रोलिफेरेटिव फेज में थिकनेस कितनी है? 5 to 6 mm। सो दिस इज अबाउट प्रोलिफेरेटिव फेज। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज कितने से कितने दिन का होता है?
15 to 28 डेज का। तो सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है। इसमें हाइपरट्रॉफी होती है एंडोमेट्रियल का। क्यों हाइपरट्रॉफी हो रहा है, उसमें क्या हो रहा था, प्रोलिफेरेटिव में हाइपरप्लेसिया हो रहा था ईस्ट्रोजन के कारण। यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन के कारण हाइपरट्रॉफी होता है, और हाइपरप्लेसिया किसके कारण होता है, ईस्ट्रोजन के कारण। और ये फेज के एंड में क्या होता है, 8 to 10 mm हो जाती है थिकनेस। इसमें एंडोमेट्रियल पूरी तरह से कंप्लीट बन जाता है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। तो क्या होता है सिक्रेटरी फेज में, दिस इज सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। इसमें क्या होता है, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी किसके कारण से होता है, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी एंडोमेट्रियल सेल का क्यों होता है, प्रोजेस्टेरॉन के कारण। याद रखना है आप लोग को 2 पॉइंट। हाइपरट्रॉफी किसके कारण होता है, प्रोजेस्टेरॉन के कारण। हाइपरप्लेसिया किसके कारण होता है, ईस्ट्रोजन के प्रेजेंस के कारण। तो दोनों हार्मोन हम लोग को याद रखना है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन में याद रखना है क्या, ईस्ट्रोजन में क्या याद रखोगे, हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा। फिर एट द एंड ऑफ दिस फेज एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी हो जाएगी, एंडोमेट्रियम की थिकनेस इसमें होती है 8 to 10 mm। 8 to 10 mm इसकी थिकनेस हो जाएगी। इसमें क्या हो जाता है, कंप्लीट एंडोमेट्रियम। इसमें एंडोमेट्रियम इज प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम पूरी तरह से प्रिपेयर हो गया है। एंडोमेट्रियम is prepared for next menstrual cycle। अगर ये प्रिपेयर्ड हो गया मतलब इफ नो फर्टिलाइजेशन ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर नहीं हुआ है तब के सिचुएशन में एंडोमेट्रियल नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए प्रिपेयर हो जाता है। अगर एंडोमेट्रियल प्रिपेयर्ड फॉर इम्प्लांटेशन, इफ देयर इज फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, if there is fertilization, तब क्या होगा, एंडोमेट्रियम is prepared for implantation। तब वो इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर होगा अगर फर्टिलाइजेशन ऑकर हो गया है तो। और सिक्रेटरी फेज को ही हम लोग दूसरे टर्म में क्या कहते हैं, सिक्रेटरी फेज also known as preparatory phase। preparatory phase। तो इसको जस्ट हम लोग ओवरी और उसका चेंजेस हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओवरी, यहाँ पर यूट्रस। तो ओवरी में फॉलिकुलर फेज, follicular phase if FSH follicle stimulating hormone, then ovulatory phase ovulation, और ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम। तो एफएसएच के थ्रू ईस्ट्रोजन, यहाँ पर ईस्ट्रोजन हार्मोन सीधा जाके कहाँ एक्ट करता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर पे। और क्या करता है, सेल्स प्रोलिफरेशन। सेल प्रोलिफरेशन मतलब एंडोमेट्रियम के नंबर को बढ़ा देता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरॉन और कुछ अमाउंट में ईस्ट्रोजन भी पाया जाता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन क्या करते हैं, हाइपरट्रॉफी करते हैं। हाइपरट्रॉफी कहाँ पर करेंगे, सिक्रेटरी फेज में।
सिक्रेटरी फेज में करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल चेंजेस की ओवेरियन चेंजेस और यूट्राइन चेंजेस कैसे कैसे होते हैं। तो लेट ब्रश अप कर लेते हैं। ओवरी से ओवेरियन चेंजेस में हम लोग देखें फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, इमैच्योर फॉलिकल्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, मैच्योर फॉलिकल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल्स। ये ग्रेफियन फॉलिकल किसके प्रेजेंस में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में ओव्यूलेशन कॉज करते हैं। ओव्यूलेशन क्या होता है, 23 क्रोमोसोम्स पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं, उसको हम लोग ओव्यूलेशन फेज कहते हैं। तो मैंने बताया था 28 डेज साइकिल है, तो उसका ओव्यूलेटरी डेज कौन सा होगा, 14 डेज होगा। पर अगर उसका 30 डेज का साइकिल है तो 30 माइनस 14 करेंगे। अगर उसका 22 डेज का साइकिल है तो 22 माइनस 14, तो जो आएगा वो हमारा होगा ओव्यूलेटरी डे। तो ये होगा हमारा ओव्यूलेटरी डे। तो ओव्यूलेटरी डे हमारा बदल सकता है, पर ल्यूटियल फेज जो मैं बताई थी 14, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओवम का लाइफ स्पान हम लोग देखें कितना, 12 to 24 आवर्स, मैक्सिमम बोलेंगे तो 12 to 36 आवर्स। फिर हमने देखा था ल्यूटियल फेज जिसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। कितने से कितने दिन का होता है, 15 to 28 डेज का। सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है, जो फॉलिकल्स रप्चर्ड हुए हैं, ठीक है, जो ग्रेफियन फॉलिकल पूरा इनमेच्योर से मैच्योर में कन्वर्ट हुआ, एंडोमेट्रियल लेयर शेड ऑफ हुई, शेड ऑफ होने के बाद ब्लीडिंग हुआ, तो जो फॉलिकल रप्चर्ड हुए हैं उसी में से बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। फंक्शन क्या है इसका, हार्मोन को रिलीज करना, लार्ज क्वांटिटी प्रोजेस्टेरोन बनाता है, पर कुछ क्वांटिटी ईस्ट्रोजन को डेवलप करता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखे थे कॉर्पस ल्यूटियम का फ्यूचर। अगर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो ये डिसअपियर हो जाएगा। कन्वर्ट किस में होगा, मेंस्ट्रुअलिस में या फिर हेमरेजिकम में, जो रेड कलर का होता है। ये कन्वर्ट किस में होगा, व्हाइट कलर में। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ल्यूटियोलाइसिस कहते हैं। फिर हमने एक कंडीशन देखी थी, अगर फर्टिलाइजेशन अगर हो गया, तो ये वेरम में कन्वर्ट होगा। और 3 मंथ तक कंटिन्यू चलता रहेगा। HCG हार्मोन सिक्रीट होगा। HCG कहाँ से सिक्रीट होता है, प्लेसेंटा के सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट से सिक्रीट होता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा यूट्राइन चेंजेस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज। फिर फर्स्ट होता है ब्लीडिंग फेज, 1 से 7 दिन तक का होता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं, मेंसेस भी बोलते हैं, पीरियड्स भी बोलते हैं, कैटामेनिया भी बोलते हैं। ड्यूरेशन कितना होता है, 2 to 7 डेज का, मोस्टली 3 to 5 डेज का। फिर हमने ब्लीडिंग फेज का साइकिल देखा था। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, जिसके कारण वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन सेल को डेथ करती है। एंडोमेट्रियल लेयर पूरी तरह से टूटती है। यूट्रस का साइनस पूरी तरह ओपन हो जाता है, देन ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग कलेक्शन ऑफ ब्लड कहाँ पर, यूट्राइन कैविटी में पहले कलेक्ट होती है। उसका सिग्नल हाइपोथैलेमस को जाता है। थैलेमस स्टिमुलेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को, किस लिए, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने के लिए। ऑक्सीटोसिन कहाँ एक्ट करता है, मायोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाएगा। जितना ज्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड का एक्सपल्शन उतना ज्यादा होगा। ब्लड का एक्सपल्शन होगा तो कहाँ से होगा, वजाइना से। इस पूरे फेज को हम लोग क्या बोले हैं, ब्लीडिंग फेज कहे हैं। फिर नेक्स्ट होता है प्रोलिफरेटिव। ये डिवाइडेशन फेज होता है, बिकॉज इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियल सेल का नंबर बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। किसके कारण से होता है, ईस्ट्रोजन के कारण होता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था सिक्रेटरी फेज। हाइपरट्रॉफी मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण, हाइपरप्लेसिया ईस्ट्रोजन। इसका थिकनेस कितना हो जाएगा, 8 to 10 सेंटीमीटर, फिर 8 to 10 mm। फिर हमने देखा ओवरी और यूट्रस में किस तरीके से हार्मोन एक्ट करते हैं। So let us talk about next topic, that is hormonal regulation of menstrual cycle। कौन कौन से हार्मोन किस तरीके से रेगुलेट होते हैं, that is hormonal regulation of menstrual cycle। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से फेज में कौन कौन सा हार्मोन्स रेगुलेट होता है। सबसे फर्स्ट फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में कौन सा होता है बताइए आप लोग। फॉलिकुलर फेज में होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन मैंने बताया था, ग्रेवियन फॉलिकल रप्चर होता है ओव्यूलेशन के लिए, एलएच हार्मोन। फिर मैंने बताया ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज में कौन सा हार्मोन होता है, एलएच एंड एफएसएच। फिर नेक्स्ट होता है ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज में मैंने बताया था ब्लीडिंग फेज में क्या क्या कम होता है, तो ब्लीडिंग होती है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कम होता है तो ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट होता है प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज में ईस्ट्रोजन होता है, प्रोलिफरेटिव फेज में क्या करता है, ईस्ट्रोजन हाइपरप्लेसिया का डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट होता है सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी फेज में बोथ होते हैं प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, बट प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ईस्ट्रोजन कम होता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। सो दिस इज सम हॉर्मोन्स, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका डिटेल में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, जस्ट आप लोग को एक सम पॉइंट्स के लिए आप लोग याद रखने के लिए मैंने आपको लिखवाया है। तो किस तरीके का है, फॉलिकुलर से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन करता है, ल्यूटियल फेज में ल्यूटिनाइजिंग और एफएसएच, ब्लीडिंग में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन कम होता है तो ब्लीडिंग होती है, प्रोलिफरेटिव में ईस्ट्रोजन हाइपरट्रॉफी करता है, प्रोजेस्टेरॉन हाइपरप्लेसिया का डेवलपमेंट करता है। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इज सिंगल ओव्यूलेशन इन सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक ओव्यूलेशन एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा होता है, सिंगल ओव्यूलेशन इन सिंगल ओव्यूलेशन इन सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट इज सिंगल ओवम, ओवम सिंगल जो ओवम होता है, सिंगल ओवम फर्टिलाइज्ड विद सिंगल स्पर्म, सिंगल ओवम fertilized with single sperm. Third is alternate ovary release ovum during menstrual cycle. मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में अल्टरनेट ओवम रिलीज होता है, एक बार एक ओवरी से एक बार एक ओवरी से, तो लेफ्ट एंड राइट ओवरी पेयर्ड ऑर्गन हम लोग पढ़े थे, तो ये अल्टरनेट ओवरी का रिलीज करती है, अल्टरनेट ओवरी रिलीज ओवम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट होता है ग्रोइंग फॉलिकल्स, क्या रिलीज करता है, ग्रोइंग फॉलिकल मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोइंग फॉलिकल्स मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ग्रोइंग फॉलिकल रिलीज करता है क्या, ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट होता है एफएसएच हैविंग पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन ईस्ट्रोजन, एफएसएच क्या करता है, एफएसएच पॉजिटिव फीडबैक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग अगर एक्टिव है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव इफेक्ट किसको देगा, ईस्ट्रोजन को। और नेक्स्ट है ईस्ट्रोजन हैविंग नेगेटिव इफेक्ट ऑन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, estrogen having negative effect on FSH, पर एस्ट्रोजन पॉजिटिव इफेक्ट एलएच को देता है। नेक्स्ट इज एस्ट्रोजन having positive effect on LH,
फिर नेक्स्ट होता है बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले, ओव्यूलेशन से पहले एफएसएच का लेवल, ईस्ट्रोजन और एलएच का हार्मोन इंक्रीज मिलता है, इंक्रीज लेवल ऑफ एफएसएच, ईस्ट्रोजन एंड एलएच। और आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन मिलेगा इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन लेवल, आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज मिलेगा। एलएच सर्च, पीक वैल्यू ऑफ एलएच, जिसको हम लोग बोलते हैं एलएच सर्च। एलएच सर्च कब मिलता है? 24 to 36 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन, बिफोर ओव्यूलेशन। पीक वैल्यू ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, peak value of progesterone, that is 21st day of menstrual cycle, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 21वें दिन में वो सबसे ज्यादा पीक लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन दिखता है। नेक्स्ट होता है लोवेस्ट वैल्यू ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। पीक वैल्यू इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लोवेस्ट वैल्यू ऑफ प्रोजेस्टेरॉन 8th day of menstrual cycle, 8th day of menstrual cycle. So this is all about some important points related to menstrual cycle. अब ये menstrual cycle का हम लोग डायग्राम के थ्रू हार्मोन का देख लेते हैं, बैलेंस की डायग्राम के थ्रू किस तरीके का हार्मोनल एक्ट करता है, तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस इज द हॉर्मोन्स। तो मैंने बताया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कब एक्टिव होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस तरीके का? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पर मिलेगा हम लोग को? ब्लीडिंग फेज में, जहां पर ब्लीडिंग, तो ये ब्लीडिंग फेज हुआ। ईस्ट्रोजन हम लोग को एक्टिव मिलेगा, ईस्ट्रोजन एक्टिव मिल रहा है। एलएच सर्ज हम लोग को 14 डेज, जैसे मैंने बताया ओव्यूलेशन के टाइम पे एलएच सर्ज हम लोग को मिलेगा हाईएस्ट पीक पे। प्रोजेस्टेरॉन हम लोग को 21st डे में पीक पे मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज से आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक बताया था, उसका क्या है देखो। जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पॉजिटिव इफेक्ट है ईस्ट्रोजन का।
ईस्ट्रोजन से पहले है उसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है, पर ईस्ट्रोजन जो है नेगेटिव इफेक्ट है फॉलिकल्स, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन के आगे एलएच सर्च है, ईस्ट्रोजन के पीछे, तो ईस्ट्रोजन नेगेटिविटी दिखा रहा है एफएसएच को, ईस्ट्रोजन का पॉजिटिव इफेक्ट कौन है, एलएच, इसीलिए ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक किसको दे रहा है, एलएच को दे रहा है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ईस्ट्रोजन को दे रहा है पॉजिटिव इफेक्ट, ईस्ट्रोजन किसको पॉजिटिव इफेक्ट देगा, एलएच को, ईस्ट्रोजन नेगेटिव इफेक्ट किसको देगा, एफएसएच को। तो इस तरीके का हमारा क्या होता है, दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। So this is all about our topic, that is menstrual cycle. I hope आप लोग को मेरी क्लासेस समझ में आ रही होगी। About today's topic, next class में हम लोग पढ़ेंगे abnormalities related to menstrual cycle. So this is all about today's class. I hope मेरी क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। Thank you for attending this class.